नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ जो गेस्ट हैं एम्बेसडर दीपक वोरा। किसी इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं है, तो मैं बिना वक्त गवाए सीधा सवाल के साथ शुरू करने वाली हूँ। और सवाल ये है कि 2024 टाटा बाय बाय कहते हुए ऐसे में अगर मैं आपसे वोरा सर, एम्बेसडर सर, ये समझना चाहूँ कि 2024 भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कैसा रहा, क्योंकि हमने अपने डेवलपमेंट काफी देखे नेबरहुड में, बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ शेख हसीना के खिलाफ, और चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट हुई, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो सख्त रुख था वो कायम रहा। आप कैसे देखेंगे 2024 को भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल राइट। आभारी हूँ मैम, आपके साथ जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। थैंक यू और सो मच फॉर। आपके प्रश्न जो हैं वो बड़े गहरे होते हैं, तो बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है, कुछ गलत ना कह दूं। ऑल राइट, हियर वी गो। I'm going to talk to you. I'm going to look into the camera and actually be talking about Bharat that was India. Now, as 2024 comes to a close, I believe that India holds the best geopolitical position in the world today. ओके। क्योंकि हमारे जो ग्लोबल साउथ है उसमें हमारी लीडरशिप रोल उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। 150 देश हैं and they all accept India as a role model. और कई बार मेरे अफ्रीकन दोस्त, आप ये भी जानती हैं कि भारत का राजदूत होने के अतिरिक्त मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ। तो कई बार लोग वहाँ पे मुझे कहते हैं कि सर हम सोच रहे हैं कि हमारा रोल मॉडल ये पश्चिमी देश होना चाहिए, यूरोप का होना चाहिए, अमेरिका, कनाडा वगैरह। तो फिर मैं कहता हूँ यार क्या बात कर रहे हो, क्या तकलीफ है आपको, जरा आपकी नजर कहाँ है, हीरो तो आपका यहाँ खड़ा है, वो भारत है। भारत की तरफ ध्यान से देखिए, बड़ा पुराना, तेरा हीरो इधर है तेरी नजर किधर है, एक फिल्म सॉन्ग है। तो ग्लोबल साउथ में बढ़ रहे हैं, हमारी लीडरशिप बिल्कुल अनडाउटेड है। चीन के साथ जैसा आपने बताया हमारे संबंध कुछ हद तक बढ़ रहे हैं। G7 के जो देश हैं, कनाडा को भूल जाइए, वहां तो वो बेवकूफ कोई बैठा हुआ है, उसको जाता भी नहीं है। उनके साथ हमारे संबंध बहुत तगड़े हैं। रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है और पश्चिम कुछ नहीं कर पा रहा। मैं ये कहता हूं कि देयर इज नो अदर मेजर इकोनॉमी दुनिया में which is close to being friends with everyone. अब पाकिस्तान को भूल जाए, उनके साथ तो दोस्ती करना नामुमकिन है, जब तक उनका भेजा फ्राई है तो तब तक कुछ नहीं होगा। मैल्कॉम एक्स एक अफ्रीकन रेवोल्यूशनरी होते थे। ही वाज आल्सो अ मिनिस्टर, ही वाज अ मुस्लिम एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिव, बहुत प्रोमिनेंट थे सिविल राइट्स मूवमेंट में। 1965 में उन्हें मार दिया था। तो उन्होंने ये कहा था दैट मीडिया सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी है दुनिया में। वो उनके पास वो ताकत है कि वो इनोसेंट को गिल्टी बना सकते हैं, गिल्टी को इनोसेंट बना सकते हैं, बिकॉज दे कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल। अगर आप भारत को छोड़ दें, एक भी देश नहीं है इकोनॉमिकली वायबल, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक। सब में कभी ना कभी बाहर से मदद मांगी है, खासतौर से चाइना। लेकिन चीन ने क्या दिया उनको? व्हाइट एलिफेंट्स, वो एसेट्स ले लिए, अनसर्विसेबल डेट बर्डन है। नॉट वन ऑफ देम, with the sole exception I believe of India centric Bhutan, बड़ी होशियारी से अपनी विदेश नीति चलाई है। None of them is a sustainable economy. और फिर जितनी इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, the region becomes more volatile, और फिर भारत का असर तो पड़ेगा अगर सब तरफ कोलैप्स हो जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं एम्बेसडर साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये नहीं होने वाला। Well, I can tell you that we are closer to it than you imagine. क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक ही है समस्या ऑफ द मेनी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। सो यू नो आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग असेसमेंट। कई अखबारें कहती है भाई लिखा बताइए 224 में क्या हुआ, आपसे भी बात कर रहा हूं, बट इन सब चीजों की बड़ी लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है। और मैं सोच रहा हूँ भविष्य के बारे में। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था इन द 1960s, तो आई अडोर्ड बॉब डिलन। मैं उसको बॉब सिंह ढिल्लों कहता था, द ग्रेट सिंगर, आपने नाम सुना होगा। एंड हिज क्लासिक सॉन्ग फॉर द रिच वर्ल्ड, मैं उसको थोड़ा सा कोट करना चाहता हूं। डोंट क्रिटिसाइज व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड, योर ओल्ड रोड इज रैपिडली एजिंग, प्लीज गेट आउट ऑफ द न्यू वन, इफ यू कांट लेंड योर हैंड
for the times they are changing. यानी समय बदल रहा है और आम लोग खड़े हुए हैं वो पुराने विचार लेके, भूल जाओ भाई, भूल जाओ उसको। ये G7, फिर हमने एक G20 बना दिया, फिर ब्रिक्स बन गया, फिर ये बन गया, फिर वो बन गया। आजकल OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अंदर भी एक D8 बन गया, एक ये बन गया। वही सब का क्या फायदा है सब बनाने का? क्या था कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होता है मिस्टर त्यागी, एंड यू आर एन आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट, डीकॉलोनाइजेशन उसके बाद आता है, जो कॉलोनीज थी वो सब अलग हो गई। तो हमारी धरती को कुछ डेवलप्ड डोमिनेंट कंट्रीज में बांट दिया गया और बहुत ज्यादा डेवलपिंग डिपेंडेंट नेशंस थे। और कुछ रैकेट्स बनाए गए। एक रैकेट का नाम था, अभी शायद 80 साल की होने वाली है वो बुढ़िया, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। फिर दूसरा रैकेट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है वर्ल्ड बैंक। वो सब का आविष्कार किया गया कि ये इनइक्वालिटी, डेवलप्ड डोमिनेंट कंट्रीज, डेवलपिंग डिपेंडेंट कंट्रीज, उनको बरकरार रखने के लिए बनाया गया। लेकिन जब ये नया मिलेनियम शुरू होता है 2000, तो हम समझने लगे यार ये चीजें चल नहीं रही हैं। ये जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है इसने हमारी मदद नहीं की है, इट हैज केप्ट अस डाउन एंड आउट। फिर वो दोस्ती ढूंढने लगे, पार्टनरशिप्स। फिर ये सफेद घोड़े पे शाइनिंग आर्मर में आता है चीन, दौड़ता हुआ टुक 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 टुक, और बोला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन बाद में इनको पता लगता है कि ये तो बड़ा बदमाश प्रेडिटर है, ये तो भूखा है और हमें नंगा कर देगा। दे अगेन लुक्ड अराउंड, और सुन लीजिएगा, फिर देने लगे यार देखो पश्चिमी देशों से तो हम तंग आ चुके हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। चीन ने धोखा दे दिया, चीन ने उम्मीद तो बहुत थी, अब धोखा दिया। फिर ढूंढने, किसी को ढूंढे, और मैम जब ढूंढे ना, उन्हें भारत मिला। हमारे पास इकोनॉमिक ताकत है, हमारे पास डिप्लोमेटिक फिनेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है टू बी अ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी पार्टनर। हमारी एक मोटो है, विश्व वासुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली। हमने ये बात, सारी दुनिया एक परिवार है, हम तो बात करते हैं वन फैमिली वन फ्यूचर। इसीलिए वो अमेरिकन जर्नलिस्ट अली साइरस ने वो किताब लिखी है, आवर टाइम हैज कम, हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। मैं आपको चीज बताता हूँ, ग्लोबल लीडरशिप क्या है। हमारे पास 2021 में 2020 में हमारे पास चीनी महामारी से डील करने के लिए हमारे पास कम वैक्सीन थी, लेकिन उसके बावजूद 100 से ज्यादा देशों के साथ हमने अपनी वैक्सीन बांटी। आप उसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहिए, ये कहिए, वो जो मर्जी ना, हर चीज डिप्लोमेसी है। आपको मैं घर पे भोजन पे बुलाऊंगा तो वो भी फूड डिप्लोमेसी हो जाती है, या डिनर डिप्लोमेसी, ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस टर्म्स आर गिवन। हमने 100 से ज्यादा देशों को दिए, हमारे पास नहीं थे। क्यों दिए? ना मेरे भतीजे हैं, ना मेरे चाचा है, ना मेरे ताए, ना मेरे ससुर है, ना मेरे दमा। हमने दिए क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। मैम आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी परंपरा, मैं तो सनातनी हूँ, बौद्ध धर्म से मेरा बड़ा नजदीकी रिश्ता है, बट एट हार्ट आई एम अ सनातनी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग एल्स। सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, माँ वाज अ सिख, फादर वाज अ सनातनी, एक बहू है मेरे परिवार में जो मुसलमान है, एक ब्रदर इन लॉ है जो क्रिश्चियन है, और एक होने वाली बहू यहूदी है। सेक्युलरिज्म क्या होता है मुझे बताएंगे आप लोग? दिस इज इंडिया, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। और जैसे ये साल खत्म हो रहा है, हम इसके बाद हम सोच रहे हैं, अब हमने इनको चीजें दी, इन लोग ये 100 देशों को। कोई नेचुरल क्राइसिस होती है, हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं, हम खाद्य पदार्थों की मदद करते हैं, हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहता है हम उसको दे देते हैं। 115 साल पहले श्री अरबिंदो का नाम आपने सुना है, उसने कहा था कि भारत अब उभर रहा है क्योंकि जो इटर्नल लाइट उसको दी गई है वो भारत पूरी दुनिया के साथ बांटता है। भारत हमेशा मानवता के लिए जीता है, नॉट फॉर हरसेल्फ। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं इंडिया इज अ रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड, और मैं कह सकता हूं मैम, क्योंकि अफ्रीका तो मेरा सेकंड होम है, इवन दो इट्स अ कॉन्टिनेंट विद 54 कंट्री, सब के सब इसके साथ अग्री करेंगे। और यहां तक कि मैं 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, कम से कम 2 ने मजाक मजाक में मुझसे कहा है कि एम्बेसडर साहब, व्हाई डोंट यू गिव नरेंद्र मोदी टू अस
for 3 years on wet lease, ताकि वो हमारा भी कल्याण कर दे। अरे वो हाफ सीरियस, मैंने कहा सर ये हम नहीं कर सकते, हमें भी जरूरत है अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर की। Just to emphasize that we are ending the year on a high note, man. हम लोग क्या बात करते हैं, India's effectiveness, it's the duck syndrome. मैम हम शोर नहीं मचाते, बतख को आप देखते हैं बिल्कुल शांत है ऊपर, लेकिन नीचे उसके पैर चल रहे होते हैं, वो हम करते हैं मैम। We are very, very effective. We have the world's best diplomacy. We have the world's best economic outlook. We have the world's best military potential. और अब मैं जो देख रहा हूँ, and then I'll conclude with that. You can ask any other questions that you have. We'll talk about that. जी। भारत का रामायण का मूल कहानी तो वही है ना कि एक राजा दूसरी राजा की पत्नी को चुरा लेता है। गुड आइडिया और बैड आइडिया आई डोंट नो, बट चुरा लेता है। फिर जिस राजा की पत्नी हो जाती है वो अपने सबसे बड़े जासूस को भेजता है कि जा भाई पता लगा वो कहाँ पे है। फाइनली उसको पता लगता है छोटे से द्वीप में, बट जाए कैसे वहां पर? 25,000 साल पहले ना हेलीकॉप्टर थे, ना हवाई जहाज थे, ना सबमरीन्स थी, ना पानी के जहाज थे। और फिर वो भालू जम्बावन और कहता है कि टाइगर अपनी ताकत याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपना जुनून याद कर, क्योंकि उसके ऊपर श्राप था। उस स्पाई मास्टर जिसका नाम भगवान श्री हनुमान था, उसके ऊपर एक श्राप था, कर्स, कि वो अपनी ताकत। फिर जम्बावन उसको ताकत याद दिलाता है, फिर एक छलांग वहां चले जाते हैं। आगे क्या होता है ये आपको मालूम। तो मैम उनके ऊपर जो श्राप था भारत के ऊपर 200 साल के लिए था, जब विदेशी ताकत ने हम पर हुकूमत की थी। 100 साल हो गए हैं, 1924, ये 2024 है, खत्म हो रहा है। मैम सुनिएगा, 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। That's true. 1 लाख 30 करोड़। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मविश्वास चूर कर दिया गया था। ये श्राप था 200 साल तक। लेकिन अब आप माने ना माने, अब सहमत हो ना हो, अब एक जम्बावन आया, एक विष्णु का अवतार आया, अब कल्कि आया है घोड़े पर, जिसने भारत को आया है। आई कॉल दिस द जम्बावन इफेक्ट। आज मेरे पास आत्मविश्वास है, आज मेरे पास आत्मसम्मान है। हमने नेताजी को विराजमान किया, उनकी मूर्ति हमने लगाई है देश की राजधानी में। माई सेल्फ एस्टीम इज बैक। चंद्रयान जाता है जहां कोई नहीं गया था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और राम लल्ला अपने घर जाते हैं, तो मेरी आत्मा भी आजाद हो जाती। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। एंड इंडिया द लास्ट 3 or 4 years हैज सीन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन भारत। आप बात कर रही थी कि हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी जी, पाकिस्तान की बात करिए। आई हैव नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान ऐसा ही कुछ है उसका नाम। पहले आपसे बांग्लादेश की बात करूंगी, और बांग्लादेश की बात इसलिए करूंगी क्योंकि बीते दिनों में सर मैं लगातार देख सुन रही हूँ कि किस तरह से जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रोल्स हैं, ISI ट्रोल्स हैं, 2 पैसा ट्रोल्स मैं उन्हें बुलाती हूँ, आजकल वो बड़ा उत्साहित हैं, बहुत जोश में हैं। जिस जमात को नकार दिया गया था 1971 में, उसी जमात की वापसी से बांग्लादेश में सेलिब्रेशन है। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसे बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, उसे ये माना जा रहा है कि ये भारत के लिए सेटबैक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये बात कही जा रही है। और भारत के लिए मुश्किलें हैं, ये बात भी कही जाती है, खासतौर पर जब बांग्लादेश से ये कहा जाता है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा जिसमें भारत के स्टेट्स शामिल हों। और अगर हम अखंड भारत की बात करें तो फिर उनका क्या हाल होता है। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैम, इन 2024 हमने जो अनुमान लगाया है कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर से, 59 कंट्रीज में एक प्रकार या दूसरी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब देख लीजिए यूक्रेन की बात, 59 आउट ऑफ 193 मेंबर्स जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। यूक्रेन की बात करिए, 3 साल पहले किसी भारतवासी ने नाम सुना था उसका? कोई परवाह करता है उसकी वहां क्या हो रहा है? इट डिडंट बॉदर अस। गाजा में पंगा हो रहा है, क्या ठीक है यार, होता रहता है, वहां पे क्या फर्क पड़ता है। अफ्रीका में कितने, सूडान में पंगा हो रहा है, किसी को यहाँ परवाह है कि वह पंगा हो रहा है? लेकिन बांग्लादेश आपका उसी है। और फिर से वही मैल्कम एक्स की बात याद आती है मीडिया की, आप लोगों ने बहुत उछाल रखा है। नाउ आपने कहा कि वहां शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति तो कहते हैं शी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर। कौन सी इलेक्शन हुई है? कौन सी इलेक्शन में उनको बाहर निकाला है? वो तो चली गई है ना वहां से कुछ देर के लिए, इस्तीफा तो नहीं दिया उन्होंने। इसका ये थोड़ा मतलब है कि आप अपने आप को चीफ एडवाइजर बना दे। चीफ एडवाइजर टू हुम? टू हिमसेल्फ। और फिर कहता है मैं तो इलेक्शन कुछ नहीं कराऊंगा, अभी मेरी
86-87 साल की उम्र है, मैं 15-20 साल और रहूंगा, उसके बाद सीधा मैं चला जाऊंगा अल्लाह के पास, वहां वो 72 उम्रें मेरा इंतजार कर रही हैं। इस उम्र में भी यही उसके विचार है। सो ये जो उछाला जाता है ना कि बांग्लादेश ये कर देगा वो कर देगा, कोई जनरल उनका कहता है हम भारत की फौज को हरा देंगे, अमेरिका की फौज को हरा देंगे। क्या कहते हैं, हमने देखी है बांग्लादेश की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। सच्चाई उनकी क्या है, द इकोनॉमी इज इन अ मेस, खाने को उनके पास है नहीं, उनकी करेंसी कमजोर हो रही है, उनकी प्राइड जो होती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, वो सब वहां से बाहर जा रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए, बहुत से लोग हैं जिनका दिल रोता है बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। टाइगर, क्यों करनी चाहिए? मैं आपसे एक सवाल, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग सबसे पहले हमारी लॉयल्टी हमारे अपने लोगों के साथ होती है। अब फिर मुझे कहने लगे कि शेख हसीना, कुछ लोगों ने डिबेट में पूछा कि भाई आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दीजिए। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, क्या जुल्म किया उसने? नहीं जी, उसने जेनोसाइड किया। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि मैडम, कि आपको मालूम होगा शायद आदिति मैडम, क्या वो स्टेनगन लेके सड़कों पे निकल के लोगों को मार रही थी, कि उसकी फौज मार रही थी? तो जिसने मारा उनको पकड़ो, उसको क्यों पकड़ रहे हो? मेरा नहीं ख्याल वो तलवारें लेके नीचे उतर आई थी कि मैं मार दूंगी सबको, दुर्गा मानी वो बनी थी वहां पर। तो ये चीजें हैं ना, ये कहने के लिए, डिस्कशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, हम सोचेंगे क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हम, बिकॉज इट्स नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, लीगल गवर्नमेंट नहीं है। वो तो आ गया एक बजी, मैं चीफ एडवाइजर बन गया। भाई चाचा, तेरे को किसने चीफ एडवाइजर बनाया? तेरा चाचा, तू तो चाचा है सारी दुनिया का, और तेरा ताऊ बैठा हुआ है वॉशिंगटन में जिसने तेरे को बना दिया। सो ये चीजें, these things have to be looked at very carefully। अब बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो रही है, ये आपको पता है कि मैं जानता हूँ अराकानीज को, मैम, आई नो देम। और अराकान आर्मी ने तो उसका काफी हिस्सा, उनका 270 या 300 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पे वो बैठ गए। और बांग्लादेश आर्मी जो भारत को हराएगी और जो अमेरिका को हराएगी, भाग गए वहां से। अराकानीज 2-4 गोलियां मारी, वो तो अरे अरे अरे, भालो 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 करते वहां से भाग गए सब, कुछ नहीं कर पाए। And now I believe that the Arakanese will get even more aggressive। वो बुद्धिस्ट है, हार्डकोर बुद्धिस्ट, और वो रोहिंग्या से मोहब्बत नहीं करते, वो मुसलमान है, तो उनके बीच में आपस में, सो दिस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, अब मैं देख रहा हूँ बिटवीन a militant Buddhist organization, the Arakan Army and some others, and the Bangladesh सरकार। अब ये आने वाला है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यस। तो मोहम्मद यूसुफ खान साहब, ये आप नहीं, यूसुफ खान नहीं, क्या नाम है उसका, यूनुस खान, कोई ना कोई उनको बता दे कि साहिब ये जो आप लोग कर रहे हो, दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आके आपके अगेंस्ट किसी ने कोई केस दर्ज किया तो आप फंस जाओगे। तो ये जो है इस समय बैठे हुए हो कि मेरा ताऊ जो बैठा है अमेरिका में वो मेरे को बचाएगा, वो नहीं बचाएगा, क्योंकि आपका ताऊ जाने वाला है। अब तो मेरे ख्याल 1 महीने से भी कम समय रह गया है, 3 हफ्ते के अंदर आपका ताऊ चला जाएगा। और दूसरा वाला उसने आके स्पष्ट कर दिया मैं क्या करूंगा। So Bangladesh का thing, I would be concerned, but I will not panic. So how is the tea? Tea is wonderful, बहुत मजा आ रहा है। ये all in one चाय सिर्फ भारत में मिलती है। और ये, हाँ, ये तो अपनी फौजी मग में मैं पी रहा हूँ। आप होती साथ में मेरे पास, तो फिर आपको भी मैं चाय शेयर कर देता हूँ। I'm in a good mood today. Thank you so much. Scale of 1 to 10 कितना खतरा है हमको उनसे? I would say 2 or 3। ये आतंकी आएंगे, हम मार डालेंगे, हम रोज आतंकियों को पकड़ते रहते हैं। 10-20 और आज हम बांग्लादेशियों को क्या हुआ, जब मैं अमेरिका में था तो रॉबर्ट मर्टन की क्लासेस लेता था, द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप कुछ करते हैं विद अ क्लियर आइडिया कि भाई मुझे ये करना है, लेकिन उसके परिणाम कुछ अलग भी हो सकते हैं, अनइंटेंडेड। तो इन लोगों ने सोचा था कि मैं आ गया हूँ, अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अपने आप को इस्लामिक बना दूंगा, लेकिन उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आई से इट ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड इंफॉर्मेशन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भाई तौबा, हमने एक और हार्डकोर इस्लामिक देश में नहीं जाना, हम तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान में देखा कितना सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस साल 2024 में आया, $0.5, और भारत में कितना आया, $60 बिलियन। क्योंकि मनी, कैपिटल इज अ कावर्ड, पैसा बहुत डरपोक है, वहीं जाएगा जहां वो सुरक्षित है और जहां पे वो बढ़ सकता है। तो वो अल्लाह के नाम पे डिपेंड नहीं करता है कैपिटल, ही वांट्स सिक्योरिटी। सो ये चीजें देखते हुए आपको पता लगेगा कि बांग्लादेश अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारा, दिस इज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर मैं ये करूं, मैं चीन के साथ दोस्ती करूंगा, कर ले,
तुझे कौन रोक रहा? पहले तूने कौन सी नफरत की थी उसके साथ? शेख हसीना मांगने गई थी, उसको कुछ नहीं मिला, वो मांगने गई थी एक लोन चाइना से, चीनियों ने 2-4 दिन उसको नूडल वूडल खिला के दफा कर दिया वहां से। तो मोहम्मद यूनुस खान, आप भी जाइए, आपको भी दफा कर देंगे। फिर आप इस्लामिक D8 की मीटिंग जो इजिप्ट में होती है, आप बड़े जफियां वफियां डालते हैं, पाकिस्तान के जो है वो बदमाश कोई है, अपने आप को शरीफ कहता है कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ। उससे बोले जी मुझे खाद्य पदार्थ चाहिए, उसने कहा हमारे पास तो है नहीं, तेरे को कहाँ से दूंगा? तो उन्होंने कहा अच्छा खाद्य पदार्थ नहीं दे सकते तो आप हमारे को थोड़े हथियार दे दीजिए। उसने कहा बिल्कुल दूंगा, पैसे दो। तो कहा, जी पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो उसने कहा फिर तुम जाके लाहौर के छोले खाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो यू नो नोबडी एक्ट्स आउट ऑफ disinterested out of selflessness, if I may put it. हम लोग भी जो करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया और अच्छी जगह बने, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, लेकिन ये लोग कई बार इस बात को समझ नहीं पाते। सो आई वुड नॉट बी टू कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। और मेरा मानना है वहां सिविल वॉर होगा और हो सकता है कि शेख हसीना वापस आ जाए, क्योंकि उसकी पार्टी को आपने दबा रखा है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है, टूटी नहीं है। एक आवाज वो देगी तो फिर देखिए क्या होता है। अब आप चीन चीन पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, वहां पे जो हिंदुओं का जीनोसाइड हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? एंड ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी। जेनोसाइड को लिंक करते हैं नॉर्मली विद रेसिज्म, एक कम्युनिटी, एक रेशियल ग्रुप को, एथनिक ग्रुप को। ये तो रिलीजियस जेनोसाइड है ना, कि जो आपके धर्म के नहीं आप उनको मार रहे हैं। सो इट्स एलिमिनेशन ऑफ पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन। और ये जो चीज है ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, किसी के लिए एक्सेप्टेबल। ये बांग्लादेश की छवि बहुत खराब हो चुकी है। वो जो बेवकूफ सा बैठा हुआ बुढ़ा वहां पे ढाका के अंदर, वो सुनता नहीं है दुनिया। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। एक बुजुर्ग है हुज सेनाइल, और वहां पे 25-30 या 26 साल की स्टूडेंट लीडर, को ये एडवाइजर है, कोई वो एडवाइजर, दुनिया देखी नहीं है। बस वो अपना बड़े बड़े भाषण देते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। सो इट्स नॉट अ स्टेबल रेजीम, और मुझे लगता है कि ये रेजीम भी बहुत जल्दी गुड बाय हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो एक तरफ ईस्ट में आपके बांग्लादेश जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट में आपके पाकिस्तान, ये दोनों थ्रेट जो है कंबाइंड, स्पेशली मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझूं तो कितनी बड़ी थ्रेट आपको दिखाई देती है? हालांकि पाकिस्तान अपने बैटल्स लड़ रहा है, वो बात और है कि उसके वो जो 2 पैसा ट्रोल है वो आके लिखते रहते हैं अब हम भारत से ये छीनेंगे, भारत से वो छीनेंगे। तो उसके अपने बैटल्स हैं, पश्तून उसके खिलाफ है, बलोच उसके खिलाफ है, पाकिस्तानी फौज को दौड़ा दौड़ा के मारते भी हैं बलोच। तो हमने देखा किस तरह से तालिबान उनको रोज जब आता है तब थप्पड़ लगा कर जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश को लेके काफी ओवर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड तालिबान के आने पे भी हुआ था, मुझे याद है तस्वीरें वगैरह आ गई थी सेलिब्रेशन की, और अब वही तालिबान रोज ठुकाई करता है इनकी। और एक आपको बता देता हूं, दिस इज क्रेडिबल जो मैं बता रहे हैं, बहुत सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिसर जो बांग्लादेश की लड़ाई में इन्वॉल्व थे, अब उनकी 80 से ज्यादा साल की उम्र है, उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि, एंड दिस इज फैक्ट, कि एक पाकिस्तानी ऑफिसर जिनको हमने 90,000 या कितने हजार को हमने कैदी बनाया था, 93,000, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से कहा था कि आप लोगों ने बांग्लादेश को या बंगालियों को लिबरेट तो कर दिया है, ध्यान रखिए आप ही के हाथ को काटेंगे, हमारे पास तजुर्बा है। पाकिस्तान ये भूला नहीं है। अरे क्या कहता था उनका जो वहां एक जनरल पहुंचा हुआ था बेवकूफ सा, कि ये बंगाली है, अरे काले छोटे पाकिस्तान मिलिट्री इज डोमिनेटेड बाय पीपल लाइक मी हिमसेल्फ, द पंजाबीज। हम तो अपने आप को दुनिया के चौधरी समझते हैं ना, द हैंडसमेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द फेयरेस्ट, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट मॉडेस्ट। मैं कहता हूँ द मॉडेस्टेस्ट ऑल्सो। बेकार के लोग हैं, हम लोग बात करते रहते हैं ऐसे, ऑल द पंजाबीज। तो पाकिस्तान आर्मी इज डोमिनेटेड बाय दैट। आपको याद होगा एक जनरल होता था, मेरा ख्याल न्याजी था या टिक्का खान था, कोई और था, उसने कहा कि मैं इन कमीनों की नस्ल बदल दूंगा, कि मैं अपने सिपाहियों से कहूंगा जाके इनकी औरतों के साथ बलात्कार करिए ताकि इनके पंजाबी बच्चे हो। ओके, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। और आपका क्या ख्याल है, वो जो रवैया था, जो माइंडसेट था, वो बदल गया पाकिस्तान में? नॉट एट ऑल। पाकिस्तान में इस समय, मुझसे मेरे दोस्त जो पाकिस्तान में ही रहते, बाहर रहते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर पाकिस्तान में पीएम है, पाकिस्तानी मुसलमान, पंजाबी मुसलमान। द मोस्ट डेंजरस पर्सन, पंजाबी मुसलमान। जैसा आपने खुद कहा है, बलोच नफरत करते हैं, पख्तून नफरत करते हैं, सिंधी नफरत का। अच्छा, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे थे, तालिबान आया, फिर वो पाकिस्तान का कोई
ISI का चीफ था, वहां पहुंच गया, जी फिक्र मत करो ये तो मेरे बच्चे हैं, और फिर चाय पी रहा था वहां, बड़ा ऐसा ऐसा मुस्कुरा रहा था जैसे वो वहां का चौधरी होता है, और पाकिस्तान के जो राजदूत था ना, जैसे पालतू कुत्ता होता है, ऊपर देखे कर रहा था वहां पे। आई रिमेम्बर दैट फोटोग्राफ, बड़ी प्रोमिनेंट फोटोग्राफ उसकी आई थी। सो दिस, और ये आजकल तो जेल में है सुना, ये जो ISI वाला था, इसको पकड़ के डाल दिया। ISI का दीजिए। इससे हमने बात की थी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, आप पहुंच गए। ओ माय डार्लिंग तालिबान, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आका, मेरे दोस्त, मेरे ससुर, मेरे दामाद, और अब क्या हुआ? और ऐसा तमाचा मार रहे हैं आपको, आप लाइन पे आ जाते हैं। एक तालिबान वाला कहता है इस्लामाबाद तो हमारी दूसरी राजधानी है। और फिर मुझसे मेरे कुछ पख्तून दोस्त एक सवाल करते हैं, मैम आप मुझे जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 1947 तक भारत का बॉर्डर तो अफगानिस्तान के साथ था, ये चूहा कहां से आ गया बीच में? क्या जवाब दूं उनको? बताइए, अगर आपके पास जवाब है। ही इज राइट, नो वी वर राइट देयर, ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर तो अफगानिस्तान के साथ था, ये कहां से आ गए? और इसीलिए वो आप कहते हैं कि जी ये अप टू द सिंधु नदी ये सब हमारा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। बीच में जब पहली बार तालिबान आए थे, ओ तालिबान आ गया, अब तो कश्मीर भी गया, ये भी गया, वो भी गया। अभी तालिबान को कश्मीर से क्या लेना देना? उनको पहले अपने देश के ऊपर हुकूमत बनानी है। तो फिर से वही है ना कि फैंटेसी, अब पता नहीं कौन सी चरस खाते हैं ये लोग जो ऐसी चीजें लगती है, ये ट्रोल्स अफीम करते की हैं। खेती काफी होती है ना बगल में उनके। आजकल तो बंद कर दिया वहां तालिबान ने। अच्छा, बंद कर दिया। तो कह रहे सब हैं कुछ कि इन्होंने ले लिया होगा। कह रहे हैं कि अब हम लोग अच्छे लड़के बन गए हैं, तो सारी दुनिया को बोलो हमसे नाराज मत हो, हमने ओपीएम शोपियम सब बंद कर दिया, हम पकड़ के दोस्तों लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन उनको और तरह से पैसे आ रहे हैं, ट्रांजिट के इसके उसके कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये कहने ये आई डोंट नो, बट माय फ्रेंड्स टेल मी। अब वो रेड पॉपी जो बहुत नजर आते थे बहुत कम नजर आते हैं, लोग दूसरी चीजें करें, रिमोट एरियाज में जरूर करते हैं। सो पाकिस्तान आई थिंक इज इन ट्रबल। अब कोई कहेगा टूट जाएगा, हाँ टूट तो जाएगा, बट डिसअपियर नहीं करना है। कोई भी देश डिसअपियर नहीं होता, टेरिटरी कहाँ जाएगी? टेरिटरी तो वहीं रहती है। So it will remain, but in a very fragile and broken state. So once again, जो मैं आपको बता रहा था, from Afghanistan through पाकिस्तान आप देखेंगे, फिर आप नेपाल को देखेंगे, मालदीव्स को देखेंगे, श्रीलंका को देखेंगे, भूटान को भूल जाइए, म्यांमार तक जाएंगे, ये सब बड़े अनस्टेबल है। और अगर स्टेबिलिटी है तो वो एक चमकता हुआ सितारा वो भारत है। So this is the situation as far as we are concerned in our region in South Asia. अब पूरी दुनिया का बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। अब ये मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको उससे पहले चाइना की बात करनी है मुझसे 2-3 मिनट के लिए। चाइना चाइना के बारे में इतना बता देता हूँ कि जो कुछ लोग कहते हैं जी चाइना आ गया, ये हो गया, चाइना ने एक बहुत बड़ी गलती की थी 2020 में, मिस त्यागी, दैट वाज गालवान। उस समय महामारी थी, उसने सोचा था ये टाइम है, अब हड़प कर लो और सारी दुनिया को दिखा दो कि मेरे से पंगा लोगे मैं ये कर दूंगा। भारत ने ऐसा तमाचा मारा उसके मुंह पर। चाइना की समस्या दो हैं, ईगो, एंगर मैनेजमेंट, एंड बोथ कंबाइंड क्या रिजल्ट होता है वो सच नहीं बोल पाते। अब मिसाल के तौर पर हमारे 20 बेटे भारत के, हमको गर्व है उन पर, शहीद हो गए, मर गए थे, कुर्बान हो गए, दे डाइड फॉर इंडिया, हमने सबको स्टेट फ्यूनरल दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हफ्ते के बाद वहां पहुंच गए थे। वो टिंग पोंग डिंगलिंग टिंग पोंग जो भी है, पिंग पोंग निंग नोंग निंग निंग जो भी, वो चीन का लीडर है, वो कहता है मैं 10,000 साल तक लीडर रहूंगा, उसको कई महीने लगे वहां जाने में। फिर बड़ी अच्छी बात है, जब उन्होंने शुरू में बोला कि जी 4 लोग मरे, फिर बोले नहीं सॉरी गलती हो गई 8 मरे, नहीं नहीं सॉरी 12 मरे थे, अरे ये 16 मर गए थे, अरे जी 20 मर गए थे। वो इंक्रीमेंट्स में देते हैं, क्योंकि वहां पर भी माँ बाप पूछते हैं कि टाइगर बच्चे कहाँ हैं हमारे, कुछ तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना, कहाँ गए हमारे बच्चा बच्चे। भी एक है, सॉरी, वहां तो बच्चा भी एक है। वो घूस दे के बच्चे को फौज में नहीं भेजते, वो रिक्रूट करते हैं 40 साल की उम्र में, हम रिक्रूट करते हैं 18 साल की उम्र में, ये फर्क भी तो देखिए ना। फिर मुझसे लोग कहते हैं कि ये मेरा एरिया कारगिल और ले, स्पेशल एडवाइजर हूँ, तो कहते हैं जी आपके लोग तो जब वहां जाते हैं गालवान की तरफ वो पैरों पे करते हैं पेट्रोलिंग, वो तो चाइनीज तो बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आते हैं। तो मैंने कहा बोलो गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है हाइट्स पे कैसे भिड़ना होता है किसी के साथ। मैं तो वॉलीबॉल खेलता हूँ अपने बच्चों के साथ वहां पर विद द ट्रूप्स, हाइट्स पे, बहुत मजा आ रहा है, सॉलिड पीपल। फिर क्या होता है मैम, बड़ी मजेदार चीज, चीन पीछे क्यों हटा? ये जो अग्रीमेंट किया था हमने, अरे तू क्यों बोल रही है भाई, बीच में मेरा फोन कुछ कह रहा है, उसको बोलो जरा खामोश हो जाइए, खामोश हो गया, मजा आ गया। तो बीच में क्या होता है मैम कि लोग कहते हैं कि भाई ये अग्रीमेंट जो हुआ है तो चीन पीछे क्यों हटा है?
और ये ऐसे करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हर सप्ताह उनके 2 या 3 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सिपाही मर जाते थे। हम नहीं मारते थे, मौसम से मरते थे। और फिर वो कहेंगे किस बात के लिए हम यहाँ बैठे, हमें क्या मिल गया? ऐसे एरियाज थे जहां 1 मीटर का फर्क होता था, हमारे सिपाही खड़े हैं, उनके खड़े हैं, तो पहले तो आंखों में आंखें डाल के वो कोशिश कर, फिर आंख पहले वो झुकाते थे कि अच्छा थोड़ा पीछे, क्योंकि वो रह नहीं पाते। फिर उनको जी पाइपिंग हॉट मील्स आते हैं, फ्रेंच शेफ बनाते हैं, अमेरिका से आते हैं, यहाँ से आते हैं, और टाइगर को ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हकीकत क्या है। उनके पास खाने को नहीं था, हमसे खाना मांगते थे। ये सब बकवास करने की, अपने लोगों को बताने के लिए कि जी हम बहुत शक्तिशाली हैं, आपने आपकी इकोनॉमी ठप हो गई है, करप्शन इज अनबिलीवेबल। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर मेरा ख्याल 2024 में 3 निकाल दिए उसने। मजाक है? हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करते हैं, तो सुबह आके उसको धन्यवाद भेजना चाहते हैं, तो कोई आगे डिफेंस मिनिस्टर सर मत भेजिएगा उसको, तो बाहर निकाल दिया। इज दिस अ जोक? समझते क्या चीनी अपने आप को कि हर दिन अब बदलते जाएंगे, क्योंकि टिंग टोंग बड़ा फ्रेजाइल है, बहुत डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे यहाँ से मेरा पत्ता काट। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी स्कैर्ड ऑफ चाइना। वो होता है चाइना, एक लेनिन का फेवरेट फ्रेज था कि भाई इस पे भरोसा करें कि नहीं इस देश पर, तो वो कहता था ट्रस्ट बट वेरीफाई। और चीन के बारे में हम कहते हैं डोंट ट्रस्ट, जस्ट कीप वेरीफाई, क्योंकि ये हमेशा बदमाशी करेगा। ये नहीं चाहता कि एक चट्टान खड़ी हो उसके बीच में और एशिया को डोमिनेट करने के बीच में, उस चट्टान का नाम भारत है। अरे 144 करोड़ लोग हैं यहाँ पर मैम, कौन सा देश है जिसके पास इतने लोग हैं? ये सारे यूरोपियन लीडर्स यहाँ भागे आते हैं, इसलिए नहीं कि उनको नई दिल्ली का भोजन बहुत पसंद है या यहाँ का प्रदूषण पसंद है। क्या पसंद है? आपका मार्केट, आपका मार्केट बहुत पसंद है। सामान बेचना अपना, पैसे से ये पैसा। तो बता दो ना, आपका मार्केट बहुत पसंद है, तभी तो सब यहाँ दौड़े आते हैं कि ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। तो ये चीजें चल रही हैं, एंड वी आर फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी, फ्रेंडशिप फॉर ऑल, मैलिस फॉर नन। अब आप पाकिस्तान की बात कर लिए, चाइना की करिए, पाकिस्तान का मेरा ये है मैम, देयर इज नो होप। जो इस समय उनका सिस्टम चल रहा है, भूल जाइए उसको बिल्कुल, क्योंकि इतना वहां पर एथनिक स्ट्राइफ चल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्राइफ, इतना इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है। वो जहां पे खुद उनके प्रधानमंत्री ने बोला था भाई मेरे फोन ही नहीं उठाती है सऊदी वाले और यूएई वाले और बहरीन वाले, वो कहते हैं अरे उसका, अरे पैसे मांग रहा होगा, वो फोन मत उठाओ उसका। फिर सऊदी का वो जाता है क्राउन प्रिंस का, जी मैं $10 बिलियन इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसमें, तो पाकिस्तानी भांगड़ा करने, ओ जी अब तो मैं, हम दुनिया का सबसे अमीर देश बन गए। कुछ नहीं होता। फिर एक क्रिकेट खिलाड़ी होता था उनका प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, इमरान खान नियाजी, ऐसे ऐसे न्याजी साहब। तो वो जो न्याजी साहब थे, वो किसी तेल के लिए ड्रिलिंग कर रही थी, एक इटालियन कंसोर्टियम, वो कंपनी ANI ऐसा ही कुछ नाम था, ENI कुछ ऐसा ही, ENI था शायद नाम। तो ड्रिलिंग कर रहे थे, इन्होंने कहा कि देखो जी अब तो तेल मिल रहा है, अब तो हम दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएंगे। एक हफ्ते के बाद वो इटालियंस बोले टाइगर हमें तो कुछ नहीं मिला यहाँ तेल में, ड्राई वेल्स हैं, हम तो निकल रहे हैं। ये बेवकूफी है, दिल को खुश रखने के लिए लोगों को ये स्नेक ऑयल खिला रहे हैं, ये चूरन खिलाते रहे हैं, और अब लोग भी बगावत कर रहे हैं कि वो कहाँ है वो डेवलपमेंट, हम दुनिया का ये बनेंगे वो बनेंगे, कहाँ गया वो सब कुछ। सेकेंड थिंग विच आई बिलीव वहां पर जो इस समय हो रही है, वो हाल ही में उनकी मिलिट्री कोर्ट ने इमरान खान के सपोर्टर्स को सेंटेंस किया, कुछ को तो 10 साल का भी सेंटेंस मिला। अमेरिका ने कहा है कि देखो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को मत ट्राई। और एक बड़ी मजेदार चीज है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, एक GSP प्लस प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, जनरलाइज्ड प्लस, और जो प्लस है 8 देश उसके सदस्य हैं, और उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है टू द यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने ये जो मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को ट्राई किया और सेंटेंस किया, ये हम लोग नहीं मानते, और हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा हो। कहने का मतलब हिडन थ्रेट क्या है कि ये तेरे को बाहर निकाल देंगे इससे, और कहते हैं कि 30% तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी ड्यूटी फ्री एक्सेस है, फिर ड्यूटी देनी पड़ेगी। अमेरिका ने भी आलोचना की है इसकी, अब माने ना माने, सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, द फैक्ट इज पब्लिकली सबने कहा है। और फिर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय क्या कहता है, अरे जब पहली बार अमेरिका ने कहा ना बड़ी, वो कहते हैं जी हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो सुपर पावर है। बाद में कहते हैं अच्छा भाई हमको बताओ हमें क्या करना है। जब EU भी आ गया, बाकी जब जापान भी कुछ बोलेगा, फिर ये भी बोलेगा, वो भी, ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, साउथ कोरिया भी बोलेगा, सिंगापुर भी बोलेगा, फिर खामोश हो जाएगी। फिर ये दोबारा से, मेरा मानना है दोबारा से इलीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा
कि वो मिलिट्री कोर्ट को सिविलियन कोर्ट बन, जितने मिलिट्री ऑफिसर्स वहां कोर्ट में बैठे हैं सबको रिटायर कर देंगे शाम को और सुबह बोलेंगे तुम सिविलियंस बन गए, फिर से कोर्ट में आ गए. सो यू नो these are funny things. I mean, Pakistan is a joke. That's all that I can say. और हमें उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है. लास्ट Okay? क्वेश्चन आपके फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप पर है. ताऊ बदलने से यूएस में आपको दुनिया में कितना बदलाव नजर आता है और भारत के लिहाज से क्या चेंज, भारत के लिहाज से अच्छा है, कितना अच्छा है? डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 1 दुश्मन कौन है? चाइना. मैं तो हूं नहीं. ना रूस उसका दुश्मन है, उसका दुश्मन है चाइना, तो शुरू से ही कहा. और सेकंड उसका दुश्मन है इस्लाम. ये जो है ना बुड्ढन, अभी जो है वहां पे 90 साल का जो उनका राष्ट्रपति है, क्या नाम, बुड्ढन ही है ना उसका नाम, बाइडन ऐसे कुछ नाम है, बुड्ढन ऐसा है. उसने कहा जी इजरायली से कि तुम जाके ईरान को ठोको पर उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत हिट करना. अरे ट्रम्प सीधा कहता है यार आइडिया तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ठोकने का, बाकी यूनिवर्सिटी को जाके ठोक के क्या होगा? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को एलिमिनेट करो. ही टॉक्स स्ट्रेट, यू नो, इन मेनी वेज ही रिमाइंड्स मी ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी. He says what he means what he says. सीधी बात करता है. फिर बोला उसको, वो क्या है, डस्टबिन ट्रूडो, इससे आप समझ सकते हैं, वो जो कनाडा वाला है, उसको बोला कि तुम लोग बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स भेज रहे हो, मैं टैरिफ लगा के तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा. डस्टिन ट्रूडो गया, सुना है उसके सामने घुटने टेके, हाथ जोड़े, उसके साफ किए, जो भी साफ करता है, कहता है भाई मुझे माफ कर दो, अब हम नहीं भेजेंगे. फिर बॉर्डर कंट्रोल टाइटन कर लिया. साथ ही में मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मेक्सिको को बोला तुम वो फेंटेनिल भेजते हो, चाइना से बन के आती है और कई हजार अमेरिकन मर जाते हैं वो ड्रग खाने, ओपिएट है ना, वो खाने से मर जाते हैं, आप उसको बंद करो. और मैडम 24 घंटे के अंदर मेक्सिको ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा फेंटेनिल ड्रग सीजर कर दिया. वो भी डर गए, घबरा गए, और कहने के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे. मुझे ये भी याद है कुछ साल पहले जब अमेरिका सीरिया से बाहर आया था तो टर्की घुस गया था अंदर वो कर्ड लोगों को मारने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में. और मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ये बिल्कुल मत करना क्योंकि कर्ड लोगों ने हमारी मदद की थी. जो जंग चल रहा था वो आईएस के अगेंस्ट, वो हमारे साथी थे, इस्लामिक स्टेट, वो मारा था ना वहीं पे उसको, उसका नाम बगदादी वाले को, उसको वहीं पे ठोका था उन्होंने. तो इन लोगों ने हमारी मदद की है. लेकिन टर्की ने कहा कि यार ये तो अब अमेरिका तो बाहर निकल गया यहाँ से, अब हमारा मौका है, हम कर्ड्स को जरा आके ठोक के आते हैं. और मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था, अगर मुझे लगा कि तुम पंगा ले रहे हो, आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी. मैम जो मर्जी करिए कहिए, मिलिटरीली चलिए, कमजोर हो गए हैं हम, बहुत से देश डट के शायद उनका मुकाबला कर सकते हैं. पॉलिटिकली अनस्टेबल है, फ्रेजाइल है, सोशली फ्रैक्चर्ड है, बट उनकी इकोनॉमी से आप पंगा नहीं दे सकते. और उनकी जो क्रिएटिविटी मैम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू हुआ है, उसका नाम मैं भूल गया था, वांग जुआंग ऐसा ही कुछ है जो क्रिएटर है उसका. और फिर दूसरी तरफ एक नाम है, आपने सुना होगा, मेलन मस्क नहीं, एलन मस्क. तो जहां पे ऐसे लोग हैं, क्रिएटिविटी कितनी हो सकती है, नोबेल प्राइज देखिए कितने जाते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑन द अमेरिकन. इंटेलेक्चुअल लीडरशिप वहां की बहुत तगड़ी है, ये मेरा मानना है. और भारत के प्रति वो जानते हैं इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ डेमोक्रेसी, और भारत के साथ वो पंगा नहीं लेंगे. बिकॉज दे नो कि हमने ये प्रतिबंध लगाए थे जब उनका, यू नो, वो नंबी नारायण की पूरी कहानी आप जानते हैं, जब हम अपना क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, 10 साल हम पीछे रह गए, लेकिन हमने बना दिया. न्यूक्लियर जो हमारे टेस्ट जो हमने अपने डिक्लेयर किए थे, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो अपने फोड़े थे इन 1998 और 99, तो उस समय भी प्रतिबंध लगाए, फिर हटा दिए, फिर वो सारी अग्रीमेंट्स हमारे साथ बात करने. सो दे रिकॉग्नाइज कि भारत किसी का पिट्ठू नहीं है, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है. और डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज अ डील मेकर. उसकी तो किताब भी है, पढ़िए ना, 80s में लिखी थी, द आर्ट ऑफ द डील. मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी थी कि डील कैसे की जाती. ही इज अ बिजनेसमैन, और वो जानता है कि भारत मेरा मित्र है, एंड ही हैज अ वंडरफुल इक्वेशन विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर. सो मे आई जस्ट से दैट नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, आइए, वी आर क्वाइट हैप्पी. क्या बात है, मार्च में तो आ ही रहा है टू इंडिया फॉर दी वो क्वाड का समिट होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए जो 20 जनवरी को है. अभी अनाउंसमेंट आज या कल या परसों में आ जाएगा, या कुछ दिनों में आएगा. बट इट्स ग्रेट, आई मीन द रिलेशनशिप इज वेरी वेरी स्ट्रांग. हाँ, उनका जो डीप स्टेट है, जिसको मैं गुप्त सरकार कहता हूँ, वो अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे. मैकडोनाल्ड ट्रम्प ने तो पहली बार भी कहा था जब बना था कि मैं वॉशिंगटन की दलदल को साफ करूंगा, नहीं कर पाया था. बराक ओबामा ने क्या कहा था, वो जो ग्वांटानामो बे है ना क्यूबा में, जहां पे वो अलकायदा के लोगों को रखा हुआ था, मैं 1 हफ्ते में बंद कर दूंगा. 8 साल में तो डीप स्टेट ने उसे बंद करने नहीं दिया.
सो डीप स्टेट इज नॉट पीपल जो अपने देश से प्रेम नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं, बट दे आर स्टेट विद इन अ स्टेट, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, और उसमें CIA है, FBI है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, न्यूज़पेपर्स है, मीडिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब मिलके वही करना चाहते हैं जो सोचते हैं अमेरिका को नंबर 1 रखेंगे. सो वी हैव नो प्रॉब्लम, यू स्टे नंबर 1, बट यू रिस्पेक्ट अस आल्सो इन दिस एरिया. और मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रम्प साहब से हमको ये रिस्पेक्ट मिलेगा. सो आई बिलीव द फ्यूचर in 2025 be very very good for India. इतना ही कह सकता हूं कि अब, और मैम आप क्षमा करेंगी कि मैं ये कह रहा हूं कि अब भारत अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखेगा ताकि कोई दूसरा न लुट सके. अब वो नहीं होगा जो 1924 में हुआ था. 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी. नेवर अगेन. नहीं, अब कोई पैदा नहीं हुआ जो रोके भारत की राहों को. ये मेरा अटल विश्वास है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इसी पॉजिटिव नोट पर आपने टाइम दिया, आपने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात रखी, और जैसा कि सर ने कहा, भारत के साथ नो पंगा. मे दिस ट्रेंड कंटिन्यू टिल इटर्निटी एज एन इंडियन सिटीजन. बस इतना ही कहना है. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू.